नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। विपक्ष ने ललित मोदी मामले में सुषमा के बाद वसुंधरा राजे का भी मांगा इस्तीफा। चिदंबरम ने सरकार से पूछे 7 सवाल। गजन को लिखी चिट्ठियों को सार्वजनिक करने की मांग। दाल की कीमतों पर अंकुश के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। एमएसपी में 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। धान, ज्वार और अरहर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। 2022 तक सबके लिए घर योजना को कैबिनेट से मिली मंजूरी। गरीबों को 6.5% की दर से मिलेगा होम लोन। सरकार देगी सब्सिडी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सफाई कर्मचारियों को बताया देश का सिपाही। कहा लड़ाई में हमेशा साथ। केंद्र और केजरीवाल सरकार पर झूठे वादे करने का लगाया आरोप। और आगरा में दूध में डिटर्जेंट मिलने के दावे का मदर डेयरी ने किया खंडन। कहा कड़ाई से जांच के बाद ही आपूर्ति। दोबारा टेस्ट के लिए भेजे नमूने। और आइए देखते हैं पहली खबर। कमजोर मानसून की आशंका के बीच केंद्र सरकार फसलों की बुआई कम नहीं होने देना चाहती और इस मकसद से सरकार ने धान समेत कुछ दूसरे कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे किसानों को ज्यादा बुआई के लिए प्रोत्साहन मिले। दाल की कीमतों पर अंकुश के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। दाल के एमएसपी में 275 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सीसीईए यानी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बुधवार को बैठक में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार ने सभी तरह के धान के एमएसपी में 50 रुपए की बढ़ोतरी की है। इससे ग्रेड ए के धान का एमएसपी 1360 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 1410 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। ज्वार के एमएसपी में 40 रुपए और अरहर दाल के एमएसपी में 275 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कई दूसरी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। सपोर्ट प्राइस फॉर खरीफ क्रॉप ऑफ 15-16 को तय किया है, जिसमें जिस तरह से रिकमेंडेशंस था पैडी पर ₹15 कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर, देन जौर पर 40, बाकी रागी पर 100, मूंग पर उड़द पर किया है। लेकिन एक कैबिनेट ने आज एक्सेप्शन किया है कि बोनस ऑफ ₹200 पर क्विंटल फॉर पल्सेस ओवर एंड अबव द रिकमेंडेशंस ऑफ द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। इससे पहले कृषि मंत्रालय के कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी ने 2015-16 की खरीफ फसलों के लिए एमएसपी नोट जारी किया था। सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में सिफारिश करता है। नया एमएसपी 1 अगस्त से लागू होगा। एमएसपी हम डिक्लेयर करते हैं कि किसान आगे जो खेती करता है इसको ध्यान में रख के करें कि ये एमएसपी हम आगे के लिए तय कर रहे हैं। आगे के लिए किसान इससे उसको बल मिलेगा और आगे इसकी खेती ज्यादा करेगा। इस साल खरीफ की फसलों की बुआई कमजोर मानसून की आशंका के बीच हो रही है। बुआई आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले हफ्ते तक 4,71,000 हेक्टेयर धान की बुआई हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय 4.52 लाख हेक्टेयर में धान बोया गया था। पिछले साल धान का कुल उत्पादन 10 करोड़ 25 लाख टन हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और सरकार की ओर से घोषित एमएसपी पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ पूर्व सांसद और किसान नेता हरपाल पवार साहब हैं। हरपाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना ये चाहूँगा कि जो सरकार का कहना है कि एमएसपी का में जो बढ़ोतरी की गई है धान समेत प्रमुख फसलों की जानकारी इस सीजन की बात करूँ, क्या वाकई आपको लगता है कि तर्कसंगत है आज के लिहाज से किसानों की जो खर्चे हैं या फिर जो उनकी लागत है? देखिए सचान जी, मेरा ये कहना है कि किसान के सामने बहुत लंबे समय से समस्याएं हैं, इसमें दो राह नहीं है। सरकारों ने पहले भी वादे किए हैं और किसान की समस्याओं से मैं तो ये कहूँगा उनको भी कोई निजात या उनका भी कोई मंशा ऐसा नहीं था कि वास्तव में दूर हो। और किसान का यही कारण रहे कि किसान पीछे जाता रहा। किसान के सामने समस्याएं जो थी वो बढ़ती रही, अंबार लगता रहा। पिछले 15-20 सालों में मेरा मोटा मोटा आंकड़ा है कि 3-4 लाख लोगों ने किसानों ने आत्महत्या की। उसमें किसानों का कारण था। किसान
सरकार का कारण था, सरकार ही उसका उनकी उन समस्याओं की जड़ थी। पिछली एक सरकार रही 10 साल, मैं जानना चाहूँगा उनसे मोटा मोटा कि क्या वो उन आत्महत्याओं को रोक पाए, क्या वो किसानों की समस्याओं से रूबरू हो पाए, क्या उन्होंने सोचा कि किसान को इस देश में खड़ा करना है। हर वर्ष वही 20 रुपये बढ़ा दिया, 10 रुपये बढ़ा दिया, ये कर दिया, उससे अलावा कुछ नहीं हो पाया। अब मैं इस पर आता हूँ कि अभी ये बढ़ाया गया। वर्तमान सरकार का नज़रिया बिल्कुल साफ है कि किसान की समस्याओं को से निपटे बिना, किसान को यहाँ से उबारे बिना इस देश का भला नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ 50 रुपए की बढ़ोतरी हरपाल मैं साहब। मानता हूँ सचान जी, मैं इस बात को मानता हूँ 50 रुपये कम है, इसमें दो राय नहीं है। और पिछले वर्ष भी जो बढ़ाया गया वो लगभग इतना ही था। पिछले वर्ष जो बढ़ाया गया वो भी लगभग इतना ही था, अब उससे कुछ पॉइंट कम है। लेकिन मैं कहूँगा ऐसे समय पर ये बढ़ोतरी जो 50 रुपये की हुई है, इसमें मेरा मानना है कि किसान का कम से कम धान का एरिया बढ़ेगा। किसान इससे खुश होगा। कैसे मौके पर हमको पहले तो जानकारी नहीं दी जाती थी, जानकारी बाद में आती थी फसल बोने के बाद। बहुत सही समय पर ये इसको ये बढ़ोतरी की गई है, इसके एरिया में बढ़ोतरी होगी और प्रोडक्शन। हरपाल साहब, मैं लागत पे अगर आ जाऊं, पैडी की फसल को ही लेते हैं, बिजली के जो दाम हैं उनमें अब तक पिछले साल से और इस सीज़न में 12.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। खाद के दाम मैं कहूँ, खाद एक तो मिलनी मुश्किल है और जो मिल भी रही है वो उसको ब्लैक मार्केट से खरीदनी पड़ती है, ऊंचे दामों पर खरीदनी पड़ती है। अगर खर्चे के लिहाज से देखें तो करीब 18% की लागत बढ़ जाती है पिछले साल से तुलना में इस साल, सरकारी जो आंकड़ा है। और उसके हिसाब से सिर्फ 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर क्या आप किसान को ये प्रोत्साहित कर पाएंगे कि वो ज़्यादा पैदा करेगा, ज़्यादा रकबा बढ़ाएगा? इसमें दो राय नहीं जो आप कह रहे हैं, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि जो खर्चे हर साल बढ़ते हैं उतना नहीं मिल पाता। इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इसके लिए तो मेरा एक सुझाव है बहुत जो ज़रूरी मैं समझ रहा हूँ कि राष्ट्रीय किसान कृषि या किसान आय आयोग बनना चाहिए। पहले राष्ट्रीय किसान आय कि किसान वास्तव में क्या कमा पाता है, उसमें उसका पूरा परिवार लगता है, उसमें उसके रिसोर्सेज लगते हैं, उसमें उसकी पूरी शक्ति लगती है। पूरा घर 60% लोग तो खड़े हैं उसमें खेती में। तो ये देखो 60% लोगों की आय क्या है। एक राष्ट्रीय किसान आय आयोग बने कि किसान को इस खेती से वास्तव में क्या फ़ायदा होने वाला है। जो आप बात कह रहे हैं मैं उसी को इसमें जोड़ता हूँ कि ये खर्चे बढ़ते हैं वास्तव में वो नहीं मिल पाता। लेकिन ये तो इस आधार पर तो नहीं मिल पाएगा जब तक आप कोई इसके लिए कोई ढांचा तैयार नहीं करेंगे, कोई खाका तैयार नहीं करेंगे, कोई रास्ता नहीं बनाएंगे कि क्या किस तरह से नापें इस बात को कि किसान की आय वास्तव में क्या है। इसमें उसका पूरा सिस्टम लगता है, पूरे साल वो उसमें लगता है। अब देखिए इस देश में 75% किसान जो है वो मार्जिनल किसान है, जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन नहीं है। 10% किसान वो है जिसके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर ज़मीन है, और 10 हेक्टेयर से ऊपर 0.24 है। अब आप देख लीजिए 75% किसान उसमें आ गया जो 1 हेक्टेयर से कम है। अब आप उनकी इसी तरह आय में चले जाएंगे, वो 10% वाला उनसे ज़्यादा है। लेकिन जब ये सरकार बनी थी हरपाल साहब, तो सरकार ने चुनाव के दरमियान ये वादा किया था किसानों से, मैं उस रैलियों के भाषणों को पढ़ रहा हूँ जहाँ पर सरकार के नेता ये कहते थे कि किसानों की जो लागत है फसल का और उसमें प्रॉफिट जोड़कर वो तय करेंगे एमएसपी। लेकिन इस फॉर्मूले पर वो तैयार नहीं है, आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि इसके सामने कई वैधानिक मजबूरियां हैं, आर्थिक मजबूरियां भी हैं। तो फिर किसानों के हित के लिए 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये के बोनस क्या सिर्फ एक लॉलीपॉप भरें? वो तो मैं भी कह रहा हूँ कि किसान का भला इन बातों से नहीं होना जब तक कोई इसके लिए एक ढांचा तैयार नहीं किया जाएगा। मैं मानता हूँ कि ये कहा गया, लेकिन सरकार को 1 साल हुए हैं। सरकार की नीयत है कि किसान को मजबूत किए बिना, जब तक देश का किसान मजबूत नहीं होगा, गांव मजबूत नहीं होगा, उस दिशा में काम मतलब सरकार का विचार है। अभी सरकार का भूमि अधिग्रहण देखिए आप, मैं उस पर लाना चाहता हूँ यहाँ। सरकार की नीयत जो कुछ लोगों ने, कुछ पार्टियों ने, कुछ विरोधी दलों ने जो फैलाया है कि किसान विरोधी, सरकार की नीयत वो भी यही थी गांव को मजबूत किया जाए, किसान को मजबूत किया जाए, उसके जरिए भी किसान उस रास्ते को धीरे 1 साल हुआ है। ये चीज़ें कोई ये सपने दिखा कर नहीं हो सकती।
उसमें जो भी सरकार अब तक एक साल में जो सोचती है वो किसान के लिए, देश के लिए विचार है। वो 50 रुपये, मैं इसको नहीं कोट कर रहा बार बार, 50 रुपये तो वास्तव में कम है, उससे उसकी पूर्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन इसको आप बड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखो, जब तक आप कोई सिस्टम खड़ा नहीं करेंगे कैसे आंकोगे। अब देखिए इस देश के सामने क्या समस्या है, किसान की हर चीज़ बर्बाद हो जाती है, इंश्योरेंस की पॉलिसी यहाँ नहीं है, कृषि में इंश्योरेंस आपको लाना पड़ेगा, आपको किसान के लिए इंश्योरेंस देना पड़ेगा। 5% भी किसान इस कवरेज में नहीं है, ये कवर 5% में नहीं है। चाइना में 80% किसान इस कवरेज में है। आपके यहाँ अगर कोई इंश्योरेंस में जाता भी है किसान, तो कहते हैं कि पूरा ब्लॉक जलाइए, पहले पूरा ताल्लुका जल जाएगा, तब हम मानेंगे कि ये तो यहाँ पर तो नुकसान हुआ है। तो पहले पूरा इलाका जलेगा तब किसानों को मिलेगा। आप किसी एक सेक्टर को मजबूत कर लीजिए, आप एक बार बीमारी ला करके देख लीजिए इनको, लेकिन उसको कंप्लीट कर दीजिए, उसका रास्ता बनाइए कि अगर एक किसान का एक खेत जला है, किसान के पशु जल गए, किसान की मशीनरी जल गई, तो एक सिंगल को भी मिले। हरपाल साहब, मैं इसी में एक पूरा करूंगा, शहर में एक घर जल जाए किसी का, उस घर में आपको बीमा मिल जाता है, उसको बीमा मिलेगा। सवाल ये है हरपाल साहब, तो एक सरकार आप कह रहे हैं कि नई सरकार है, 1 साल का वक्त हुआ है, कितना वक्त चाहिए इन कामों को अमल में लाने के लिए? बहुत संक्षेप में। मैं इसको संक्षेप में कहना चाहूँगा, मेरा निश्चित मत है ये सरकार पूरी तरह से किसान के साथ है। पिछली सरकारों को देख लिया, नहीं, कितना वक्त चाहिए? 1 साल हो चुका है, अगले कितने साल के बाद हम मैं समझता हूँ अगले 1 वर्ष में ये सब चीज़ें स्पष्ट तौर पर किसान के सामने आ जाएंगी। फिर किसान को कोई बरगलाने की बातें जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं वो नहीं हो पाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी वो चाहते हैं कि किसान को मजबूत किया जाए, और वो धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं, किसान मजबूत होगा। शुक्रिया हरपाल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और गरीबों को घर दिलाने के लिए केंद्र सरकार 6.5% की दर से सस्ता कर्ज मुहैया कराएगी। कैबिनेट की बैठक में 2022 तक सबके लिए घर योजना को अमली जामा पहनाने के लिए फैसला लिया गया। सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत गरीबों के लिए होम लोन की प्रभावी ब्याज दर घटाकर 4% करने का फैसला किया है। सरकार ने शहरी गरीबों के लिए सस्ते घर की इस योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इंटरेस्ट रेट के सबवेंशन को 6.5% रिवाइज किया है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप। उससे क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम होगा कि इंटरेस्ट पेबल 4% पे होगा। कैबिनेट की बैठक में 6,750 करोड़ रुपए विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी गई है। सरकार के पास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़े कुल 21 प्रस्ताव लंबित थे, जिनमें से 16 को मंजूरी मिली, जबकि 6 रद्द कर दिए गए। कैबिनेट ने देश में सौर ऊर्जा क्षमता 5 गुना बढ़ाने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार 2020 तक सोलर पावर सेक्टर में 6 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हमने सोलर पावर कैपेसिटी को 5 टाइम्स बढ़ाने का फैसला किया, रीचिंग 1 लाख मेगावाट्स बाय 2022। सरकार ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को नेशनल डेयरी प्लान में शामिल करने का भी फैसला किया है। इसके अलावा देश के हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र बनाने का भी फैसला किया गया है। इन केंद्रों पर किसानों को मिट्टी परीक्षण से लेकर फसलों की बुआई से जुड़ी तमाम तकनीकी मदद मुहैया कराई जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल वक्त ब्रेक का। बुलेटिन में आगे देखिए, नहीं रहे दिग्गज एडवोकेट चार्ल्स फोर्ड। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हो एक साथ, कितने उपयोगी, क्या होगा असर? देखिए देश देशांतर, चुनाव एक साथ, आज रात 8:30 बजे। ललित मोदी को मदद के मामले में विपक्ष ने सुषमा स्वराज के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से भी इस्तीफे की मांग तेज कर दी है।
उधर यूपीए सरकार के दौरान वित्त मंत्री रहे चिदम्बरम ने सरकार को इस मामले से जुड़े हर पहलू पर घेरने की कोशिश की। इस सिलसिले में चिदम्बरम ने सरकार से 7 सवाल पूछे हैं। Admitting to the fact, yes, I made the phone call to Sushma ji at the point in time, which is very clear that at a point in time where I have been proven by the UK courts that everything done against me was politically motivated by the last government, and that the right for me to remain in the UK was already granted by the UK courts. It was delayed on account of the Congress government. IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के इस बयान ने कई और विवाद पैदा कर दिए हैं। मंगलवार को एक निजी टेलीविजन चैनल से बातचीत में ललित मोदी ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम पर राजनीतिक बदले के तहत निशाना बनाने का आरोप लगाया। चिदम्बरम ने भी चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोपों का जवाब दिया और सरकार पर सवाल खड़े किए। If the external affairs minister wanted to help him on humanitarian grounds, she should have told him, apply to the Indian High Commission. You are an Indian citizen. We will give you a travel document for 1 week or 2 weeks. Go to Portugal and come back. Why did the Indian minister feel that an Indian citizen should get a UK travel document rather than an Indian travel document? विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर ललित मोदी को ट्रेवल वीजा मुहैया कराने में मदद के आरोप लगे हैं, लेकिन ललित मोदी के मुताबिक राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, एनसीपी नेता शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल समेत कांग्रेस के राजीव शुक्ला ने उनकी मदद की थी। राजीव शुक्ला ने हालांकि इस बात से इनकार किया है। मैंने उनसे जरूर बात की कि भाई आपको यहाँ आना है और आने की तैयारी हो तो कुछ बात हो सकती है गवर्नमेंट के साथ, उसको हम बोल सकते हैं कि जिससे आपको यहाँ कोई मदद हो जाएगी और आप यहाँ रहकर कितने दिन ऐसे रहेंगे यहाँ तो अपने मुल्क में वापस आएंगे। Of course I know the family. I've always known. I have never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. कांग्रेस ने अब सुषमा स्वराज के साथ साथ वसुंधरा राजे सिंधिया के भी इस्तीफे की मांग तेज कर दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर बयान की मांग की है, लेकिन बीजेपी ने दोहराया है कि ललित मोदी को कोई बेजा फायदा नहीं पहुंचाया गया। The entire BJP, RSS and government is backing Lalit Modi. Purely in the case of humanitarian cause, when the gentleman's wife was suffering from cancer, if a very limited intervention was made, if the government of India has no objection, in the event government of UK elects to give him that relief as per its own rules and regulations. दरअसल ये पूरा मामला ललित मोदी को ट्रेवल वीजा मुहैया कराने से जुड़ा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के मुताबिक ललित मोदी की पत्नी के इलाज के लिए ही उन्होंने मानवीय आधार पर वीजा दिलाने में मदद की थी। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ बीते करीब 2 सालों से 24 आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं और दिल्ली पुलिस अब इन सभी मामलों में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने इसे केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों में चार्जशीट दायर करने जा रही है। इनमें उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन के अलावा रामनिवास गोयल, सोमनाथ भारती, राखी बिड़लान और जरनैल सिंह जैसे विधायकों के नाम शामिल हैं। कुंडली से विधायक मनोज कुमार पर धोखाधड़ी के सबसे संगीन आरोप हैं, जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। मॉडल टाउन के विधायक अखिलेश त्रिपाठी पर महिला से दुर्व्यवहार के आरोप हैं, तो पुलिस रिमांड पर चल रहे कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर का मामला सबके सामने है। उद्देश्य ये है कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स सामने आते हैं उन फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमें कोर्ट के सामने रिपोर्ट पेश करनी है वो हम रिपोर्ट पेश करें। आम आदमी पार्टी ने इसको बदले की राजनीति बताते हुए जरूरी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश मोदी जी की पुलिस और मोदी जी ये कर रहे हैं कि सारे अपराधी हिंदुस्तान के आम आदमी पार्टी में आ गए। हमारे 21 विधायक ऐसे हो गए जिनके कारण पूरे देश में आतंक की स्थिति पैदा हो गई। ऐसा न करें, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, कानून के मुताबिक काम करें। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 6 मामलों में आरोप पत्र पहले ही दायर हो चुके हैं और इनमें से एक में 4 अगस्त को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। उधर बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के आरोपों की आलोचना की है।
पब्लिक लाइफ में आकर अगर आप मुकदमों से डरो फिर आप पब्लिक लाइफ में आओ मत। अगर वो इस बात को, अगर उनका कोई शेड्यूल होगा, कोई टाइम फ्रेम ऐसा होगा जिसमें उसमें उनके खिलाफ मुकदमे बनने तो बनेंगे, उसमें किसी से खबर भड़काने के लिए नहीं है। कभी भी कोई केस हुआ है, आम आदमी पार्टी ने किसी न किसी के ऊपर तोहमत मंडी है, कांग्रेस के ऊपर या बीजेपी पे या किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, और ये तोहमतें लगाने का एक कारोबार शुरू कर रखा। हालांकि आरोप पत्र दायर करना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जिसके बाद कोर्ट आरोप पत्र का संज्ञान लेकर मुकदमे की सुनवाई करती है। पुलिस के इस कदम से आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, लेकिन ये पूरा मामला कानूनी फाइलों से आगे बढ़कर सियासी रंग भी लेता दिख रहा है। रविंद्र सिंह शौरान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सफाई कर्मियों के हितों की बात करते हुए केंद्र और केजरीवाल दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें सिर्फ खोखले वादे करके लोगों की उम्मीदें बढ़ाने का काम करती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में वहां पर सफाई कर्मियों के साथ उन्होंने आज बातचीत की और ये लोग वहां पर धरने पर थे। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधी कानून के तहत एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल और 21 अन्य लोगों के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए हैं। भुजबल पर महाराष्ट्र सदन और एक भवन निर्माता को भूमि आवंटित करने के कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप है। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर भुजबल के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। मंगलवार को महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ठाणे, पुणे और नासिक में भुजबल के आवास और कार्यालय पर छापे मारे थे। भुजबल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। उधर गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शंकर सिंह वाघेला के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन की मुंबई की जमीन में कथित रूप से कम दाम पर एक निजी कंपनी को बेचे जाने के मामले में वाघेला और अन्य 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन के तत्कालीन सीएमडी रामचंद्रन पिल्लई भी शामिल हैं। उन सभी पर एनटीसी की ज़मीन की बिक्री में सरकारी खजाने को 1700 करोड़ रुपए के घाटा लगाने का आरोप है। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने आज 4 शहरों दिल्ली, गांधीनगर, मुंबई और कोलकाता में 9 जगहों पर छापेमारी की। इनमें वाघेला और दूसरे आरोपियों के निवास भी शामिल हैं। मैगी नूडल्स विवाद के बाद आगरा में मदर डेयरी के दूध के नमूने में डिटर्जेंट मिलने की खबर सामने आई है। हालांकि मदर डेयरी ने उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा और दवा प्रशासन के दावे को खारिज कर दिया है। कंपनी के एमडी नागराजन ने कहा कि दोबारा जांच के लिए नमूनों को कोलकाता भेजा गया है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। मदर डेयरी ने आगरा में दूध के नमूने में डिटर्जेंट मिलने के दावे का खंडन किया है। मदर डेयरी का कहना है कि उपभोक्ताओं तक दूध पहुंचाने से पहले इसकी शुद्धता की कड़ाई से जांच की जाती है। विवाद पर सफाई देने के लिए कंपनी के एमडी एस नागराजन खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि कंपनी इस मुद्दे को भारतीय खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्राधिकरण यानी FSSAI के सामने उठाएगी। Assure every consumer that the milk which leaves our factory is very safe. And this is unfortunate that the results, we have not yet heard of the final reports, and therefore we are not able to comment any more on what is the result, what is the finding. इससे पहले मंगलवार को आगरा के खाद्य सुरक्षा और दवा प्रशासन ने मदर डेयरी दूध के एक नमूने में डिटर्जेंट मिलने की पुष्टि की थी। प्रशासन ने बीते साल दिसंबर में परीक्षण के लिए नमूने उठाए थे। कलकत्ता रेफरल फूड लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट अभी मिली है मुझको कल ही, जिसमें कि ये दोनों ही सैंपल में, एक सैंपल में डिटर्जेंट पाया गया है और विजाती वसा है, और दूसरे सैंपल में केवल विजाती वसा है, डिटर्जेंट नहीं। एक सैंपल अनसेफ है, दूसरा सब स्टैंडर्ड है। इस पर मदर डेयरी ने सफाई में कहा है कि आगरा में जांच के लिए ग्रामीण स्तर पर संग्रहित खुले दूध के नमूने लिए गए थे, जिसे डेयरी के प्लांट तक पहुंचना बाकी था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद की स्थायी समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की हिमायत की है। दोनों चुनाव एक साथ कराने की संभावनाएं तलाशने के लिए बनी संसद के स्थायी समिति के अध्यक्ष EM एसनचियप्पन ने कहा कि इससे सरकार के चुनाव खर्च में भारी कमी आएगी।
विधि, न्याय और कार्मिक मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष मंगलवार को कोलकाता में पत्रकारों से रूबरू हुए तो उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराने से होने वाली परेशानियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाएं तो न सिर्फ इससे खर्च में भारी कमी आएगी बल्कि विकास कार्यों में तेजी आएगी। Why not we have a simultaneous poll for assembly and the parliament so that whatever may be the government at the national level or the regional level, or whether it is a single party or the coalition party, there should be implementation of the programs which were promised during the election period. गौरतलब है कि संसद की कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है। हालांकि कई जानकारों और राजनेताओं का मानना है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने में काफी व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश विदेश में मशहूर इमारतों के डिजाइन तैयार करने वाले दिग्गज आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया का मंगलवार देर रात मुंबई में निधन हो गया। 84 साल के चार्ल्स कोरिया का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चार्ल्स कोरिया के निधन पर शोक जताया है और उन्हें बड़ा वास्तविक बताया। 1 सितंबर 1930 को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में पैदा हुए चार्ल्स कोरिया ने भारत में कई बेहतरीन इमारतें डिज़ाइन की। इनमें अहमदाबाद में महात्मा गांधी मेमोरियल, मध्य प्रदेश में विधानसभा भवन, गोवा में कला अकादमी और जयपुर का जवाहर कला केंद्र, दिल्ली का ब्रिटिश काउंसिल भी शामिल है। वो 1970 के दशक में नवी मुंबई के मुख्य वास्तुकार थे। उन्हें बाद में शहरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कोरिया ने भारत और विदेश के कई विश्वविद्यालयों में पढ़ाया और उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। 1972 में उन्हें पद्मश्री और 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।